हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। फिजिकल एस्पेक्ट में माउंटेन रेंजेज, वाटर बॉडीज, डिजर्ट, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर जो है हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका का मैप। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर देख रहे होंगे एक माउंटेन रेंज दिख रही है, अपलाशियन माउंटेन। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। साथ ही आपको इधर एक माउंटेन रेंज दिख रही होगी, यहाँ से ले करके यहाँ तक। सेंट्रल अमेरिका तो हम लोग अलग से कवर कर चुके हैं, कैरेबियन भी कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो इधर देख रहे होंगे ढेर सारी माउंटेन रेंजेज हैं। लोगों को लगता है कि इधर केवल रॉकीज माउंटेन ही है, जो कि गलत है। अक्सर लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाता है कि क्या है रॉकीज, कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इधर देख रहे होंगे एक ब्रूक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, इधर कोस्टल रेंज है, सेरा नेवादा है, सेरा मैड्रेस है, और साथ ही साथ है रॉकीज माउंटेन। तो ये सारे के सारे एक बड़ी माउंटेन रेंज का पार्ट है। वो कौन सी है? उसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा। ये पूरी की पूरी यहाँ अलास्का से ले करके मैक्सिको तक फैली हुई है नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा। उसी के पार्ट है, चाहे ब्रूक्स हो, अलास्का हो, इधर रॉकीज माउंटेन हो, सेरा नेवाडा हो, सेरा मैड्रेस हो, या कोस्टल रेंज हो, सारी की सारी पार्ट है इसी नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा के ही। तो रॉकीज भी इसी का ही पार्ट है। तो देख रहे होंगे ये रहा रॉकीज माउंटेन। पूरा पूरा जो माउंटेन दिखता है वो रॉकीज नहीं है। रॉकीज सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, लगभग 4800 किलोमीटर लेंथ का। यहाँ देख रहे हैं ये कनाडा का एक प्रोविंस है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, और नीचे यहाँ तक फैला हुआ है ये है यूएसए का एक स्टेट जिसका नाम है न्यू मैक्सिको। तो ये है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है हमारा रॉकीज, लगभग 4800 किलोमीटर का। अगर इसके बारे में जानकारी देखने, 4800 किलोमीटर लंबा है कनाडा और यूएसए, दो कंट्रीज में फैला हुआ रॉकीज माउंटेन। साथ ही साथ कुछ स्टेट को कवर करता है, सारे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है। ब्रिटिश कोलंबिया ये कनाडा का है, और न्यू मैक्सिको ये यूएसए का एक स्टेट है। तो यहाँ से यहाँ तक। पेरेंट रेंज कौन सी है इसकी? नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा, जैसा कि हमने अभी बात की। साथ ही साथ हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक कौन सी है? इस रॉकीज की बात हो रही है, तो ये वो है माउंट एल्बर्ट। ये कुछ जानकारी है उसी के बारे में जो भी हमने देखी है। अब जो रॉकीज माउंटेन है या नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा है, ये एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड क्या होता है? नवीन वलित। दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने की वजह से एक माउंटेन रेंज पैदा होती है, उसी को हम लोग नवीन वलित पर्वत कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो जो रॉकीज है या नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा है वो कैसे हुई होगी? तो ये रही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये रही पैसिफिक प्लेट। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से ही, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई पैसिफिक प्लेट, और ये जो माउंटेन रेंज देख रहे हैं पूरी की पूरी ये पैदा हुई। तो इसीलिए इसको न्यू फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, रॉकीज या नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा को। ये जो यूएसए का कोस्ट देख रहे हैं पैसिफिक वाला, उधर एक बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल फीचर देखने को मिलता है। जैसे कि ये रही हमारा पैसिफिक प्लेट, ये रही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सबडक्ट हो रही, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है पैसिफिक प्लेट। वहीं अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये सबडक्ट नहीं हो रही, बल्कि ये एक ट्रांसफार्म बाउंड्री बनाती है। देख रहे हैं, ट्रांसफार्म बाउंड्री। एक प्लेट इधर मूव कर रही, एक इधर मूव कर रही। जब दो प्लेटें आपस में टच करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उसे हम लोग ट्रांसफार्म बाउंड्री बोलते हैं। वहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट होती है उसका। यहाँ पे अगर देखें तो उसका नाम है सैन एंड्रेस फॉल्ट, यूएसए का एक बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल फीचर।
साथ ही साथ अगर नीचे आएंगे तो ये मैक्सिको पहुंच गए हम लोग, और ये देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये कैसे पैदा हुई है, कैसे बनी है? जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब पैदा होती है। ये गल्फ ओपन हुई है ये मैक्सिको की, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपस में टकरा के एक दूसरे के नीचे सबडक्ट हो रही हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रही हैं, और यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की उत्पत्ति हुई है। तो ये है एक स्पेशल ज्योग्राफिकल फीचर नॉर्थ अमेरिका का, बहुत अच्छा। तो ये सैन एंड्रेस फॉल्ट आपको याद रखनी है। ये देख रहे होंगे फोटो, ये है सैन एंड्रेस फॉल्ट, देख रहे हैं बीच में पूरी की पूरी एक फॉल्ट है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, जिसकी वजह से ये क्रिएट हुई है पूरी की पूरी एक फॉल्ट, बहुत लंबी सी। ये रही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर, उसकी वजह से जो फॉल्ट क्रिएट होती है उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। वही ये फीचर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये है। अब अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो रॉकीज में जो है हमारा माउंट एल्बर्ट, ये देख रहे हैं, ये रहा माउंट एल्बर्ट, लगभग 4399 मीटर ऊंचा है रॉकीज का हाईएस्ट पॉइंट, जिसको माउंट एल्बर्ट बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें अलास्का, अलास्का के बारे में हम लोगों ने जब पॉलिटिकल मैप किया था नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये अलास्का जो है ये पार्ट है यूएसए का ही, रशिया से खरीद लिया था। उसकी हिस्ट्री हमने डिस्कस की है नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप में, आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ माउंटेन रेंजेज हैं, जैसे कि एक ब्रूक्स रेंज है और एक है ये अलास्का रेंज। उनके बीच से एक रिवर बहती है जिसका नाम है यूकॉन रिवर। ये आकर के इसी बेरिंग सी में ड्रेन होती है, गिरती है। तो ये रही ब्रूक्स रेंज और अलास्का की ही, और साथ ही साथ नीचे ये रही हमारी अलास्कन रेंज। अलास्का रेंज में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको माउंट मैकिनली या देनाली बोला जाता है। पहले इसको माउंट मैकिनली बोलते थे, अब इसको देनाली बोला जाता है। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है एक देनाली। तो ये अलास्का में पड़ती है, बीच से देख रहे होंगे ये रही यूकॉन रिवर। ये यहाँ पे कनाडा का यूकॉन प्रोविंस है, वहीं से निकलती है, इसीलिए इसका नाम है यूकॉन। आकर के बेरिंग सी में ड्रेन हो जाती है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट, अगर हम बात करें, कंफ्यूजन एक दूर कर लेते हैं कि जो देनाली है या माउंट मैकिनली है ये यूएसए का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है। अगर हम रॉकीज की बात करें, रॉकीज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तब माउंट एल्बर्ट की बात करेंगे हम लोग। तो ये दोनों याद रखने आपको। यूएसए के अगर पूछा जाए तो देनाली है, और रॉकीज का पूछा जाए तो एल्बर्ट है। ये रॉकीज और रॉकीज का हाईएस्ट पॉइंट हमने देखा था माउंट एल्बर्ट, और इस अलास्का में पड़ता है ये माउंट देनाली, जो कि हाईएस्ट पॉइंट यूएसए का है, और साथ ही साथ अलास्का का तो है ही। माउंट कटमाई, ये बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल फीचर है और है एक यूएसए में। ये है अलास्कन प्रोविंस, देख रहे होंगे। साथ ही साथ ये एक छोटे छोटे द्वीप समूह निकले हुए हैं इधर पैसिफिक ओशियन की तरफ, इनको बोला जाता है अलूशियन आइलैंड। ये वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, तो इनसे अक्सर ये एक्टिव हैं। एक तो अलास्कन पेनिनसुला का ही ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन है एक तरह से अलूशियन आइलैंड की फॉर्म में। तो ये 3 नंबर का जो देख रहे हैं रेड डॉट, ये है कटमई माउंटेन, माउंट कटमई। एक्टिव वॉल्केनो है एक तरह से। तो इसमें से नीचे से निकलता है लावा, लगभग 1500-1400 डिग्री सेंटीग्रेड का। ऊपर क्या है, वाटर है। साथ ही बहुत ठंडा होने की वजह से कभी कभी आइस भी होती है। तो आइस और वाटर निकलता रहता, नीचे से लावा आ रहा है, ऊपर है वाटर और या फिर आइस। तो दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है, ऊपर जल देवता, नीचे अग्नि देवता। तो होगा क्या, इवेपोरेशन होता है बहुत तेज यहाँ पे पानी का। बहुत लंबा एक रीजन आपको देखने का मिलेगा जैसा ऐसे से धुआं उठता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए इस वैली को बोल दिया जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक या वैली ऑफ 1000 स्मोक,
कुछ भी नाम दे दिया जाता है इसको। तो इस वजह से इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो होने की वजह से लावा नीचे से निकलता है और ऊपर स्मोक जैसा पूरा का पूरा दिखता है, धुआं धुआं ही। तो इसीलिए इसको वैली ऑफ 10,000 स्मोक बोला जाता है। तो अलास्का में है ये, ध्यान रखना। माउंट कटमई भी यहीं पे है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात आती है अपलासियन माउंटेन की। ये देख रहे हैं इस कोस्ट पे है अपलासियन माउंटेन फैला हुआ है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अगर देखें तो ब्लू रिज और पिडमोंट इसी अपलासियन के ही पार्ट हैं। देख रहे होंगे ये। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के में सेरा मैड्रेस और सेरा मैड्रेस ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल, ये दो हैं उसी जो हमने देखा था नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा के ही पार्ट हैं, मैक्सिको में पड़ते हैं। तो ये रही मैक्सिको की। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर चुके हैं वॉल्केनो एक पड़ती है, एक्टिव वॉल्केनो है पोपोकेंटेपेटल। ये हमने बात की थी पीछे का क्लासेज आप देखेंगे तो वहाँ हमने इसके बारे में बात की थी। इम्पॉर्टेंट है पोपोकेंटेपेटल क्योंकि रिसेंटली अभी इसमें वॉल्केनो का इमिशन हुआ था। तो ये देख लेना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं वाटर बॉडीज की। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ढेर सारी वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये रही बेरिंग स्टेट, ये रही गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्कन प्रोविंस है, उसके नीचे एक गल्फ जैसी है तो इसको हम गल्फ ऑफ अलास्का बोलते हैं। ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में। इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको है यहाँ पे। साथ ही साथ ये रही गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये भी अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये रहा लैब्राडोर सी, डेविस स्टेट और ये रही बेफिन बे। तो डेविस स्टेट कनेक्ट करती है इन दोनों को। हडसन स्टेट रही, ये हडसन बे रही। और इधर रहा ये बिफोर्ट सी और चुकुची सी, ये सब आर्कटिक ओशियन के पार्ट हैं। चुकुची, बिफोर्ट और कौन कौन से हैं वो लोग आप लोग देख लेना, आर्कटिक ओशियन के कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ पे ये रीजन जो देख रहे हैं, ये एक आइलैंड दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, इसको बोला जाता है नोवा स्कॉटिया और ये है न्यू फाउंडलैंड। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये रहा न्यू फाउंडलैंड, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ये आइलैंड जैसा दिख रहा है, ये है न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का है। इसके बगल में एक जगह है जिसका नाम है ग्रांड बैंक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिशिंग के लिए। विश्व में अगर सबसे बढ़िया कोई फिशिंग ग्राउंड है तो यही ग्रांड बैंक ही है। ऐसा क्यों है? जहाँ पे कोई भी एक वार्म करंट और एक जो है कोल्ड करंट और एक वार्म करंट जब मिलती हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग के लिए एक ग्राउंड तैयार हो जाता है। तो ये ग्रांड बैंक इसीलिए फिशिंग के लिए एक बढ़िया ग्राउंड है। यहाँ पे एक ठंडी धारा और एक गर्म धारा, कौन कौन सी? इधर से लैब्राडोर करंट आ रही है, इधर से गल्फ स्ट्रीम आ रही है, तो वो आपस में यहीं पे मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा रीजन है फिशिंग के लिए। यहाँ से ले करके पूरा ये सब नोवा स्कोटिया के बगल में भी बहुत अच्छी फिशिंग की जाती है। और कौन कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से एक बेहतर फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है, वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से आप लोग देख लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिलती है वहीं पे क्यों बढ़िया फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है। तो और भी रीजन है वो आप लोग देख लेना मेंस के पर्सपेक्टिव से। हालांकि जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बढ़िया एक फिशिंग ग्राउंड है। तो यहाँ पे ग्रांड बैंक बहुत फेमस है फिशिंग के लिए, बहुत बेहतरीन फिशिंग के होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग की जाती है। न्यू फाउंडलैंड के बगल में है ग्रांड बैंक। तो ये रहा, साथ ही साथ ये रहा नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया जो है इसके भी बगल में हमने देखा था, दोनों ठंडी और गर्म धाराएं हैं, तो यहाँ भी फिशिंग बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी वजह से। ये देख रहे हैं, ये है बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, ये भी कनाडा के में ही पड़ती है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइड आता है, ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा। इसकी पीछे रीजन का है, इसका शेप फनल शेप की है। तो यहाँ पे वाटर आता है, ट्रैप हो जाता है और काफ़ी ऊंचा ज्वार, लगभग 16 मीटर के करीब हाइट होती है
यहाँ पे ज्वार की, तो सोचो 16 मीटर का पानी भर जाता है फिर खाली होता है। तो ये एक बहुत हाईएस्ट टाइड है वर्ल्ड में, इतना हाईएस्ट कहीं भी टाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बे ऑफ फंडी याद रखना है, नोवा स्कोटिया के बगल में। साथ ही साथ अगर बात करें हम इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, कहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड आता होगा, तो ऐसी उसी शेप की दो रीजन हमको मिलते हैं। एक तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का, साथ ही साथ गल्फ ऑफ खंबात। तो अगर देखें कि सबसे ज़्यादा फनल शेप किसकी है, तो गल्फ ऑफ खंबात की है। तो अगर इंडिया में बात की जाए हाईएस्ट टाइड की, तो वो कौन सा होगा, यही गल्फ ऑफ खंबात ही होगा। यहाँ भी लगभग 13 मीटर की हाइट तक का आता है टाइड। तो एक और बात ही साथ कि जहाँ पे सबसे हाईएस्ट टाइड आएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, काहे का, ज्वारीय ऊर्जा का। टाइडल एनर्जी का सबसे ज़्यादा कहाँ पे, क्योंकि सबसे हाइट तक पानी जाएगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर हम यहाँ पे कुछ रोक पाएँ फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करें तो हम बहुत अच्छी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 2022 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया। कौन सा कोस्ट है ऐसा जो सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने का पोटेंशियल रखता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट टाइड आएगा वही सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता होगा, पोटेंशियल रखता होगा। तो कौन सा होगा, खंबात कोस्ट। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था 2022 यूपी पीसीएस में, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला आता है डेविस स्ट्रेट। हमने पढ़ी थी अभी डेविस स्ट्रेट, पीछे देखी थी, उसको डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रेट क्या होती है, एक नैरो वाटर बॉडीज होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है, साथ ही साथ दो लैंड मास को अलग करती है, तो उसको बोलते हैं स्टेट। तो ये रही डेविस स्टेट। ये किस किस को कनेक्ट करती है, इधर देख रहे होंगे बैफिन वे है और इधर है लेब्राडोर सी, तो इन दोनों को कनेक्ट करती है। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि कनाडा का बैफिन आइलैंड और ये है ग्रीनलैंड। तो कौन से दो लैंड मास को अलग करती है, वो है बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड। तो ये है हमारा डेविस स्टेट। अगला है हडसन स्टेट। ये भी स्टेट है, तो ये भी दो वाटर बॉडीज को जोड़ती होगी, किस किस को, ये रहा हडसन बे और लेब्राडोर सी इधर। तो ये जोड़ती किस किस को, हडसन बे को जोड़ती है लेब्राडोर सी से। अलग किस किस को करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रहा इधर बैफिन आइलैंड और ये देख रहा होगा आपको एक पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हो, उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे इंडियन पेनिनसुला आपने सुना होगा, तो ये तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा है, तो इसको भी पेनिनसुला बोलते हैं। तो हडसन स्टेट जो है वो अलग करती है बैफिन आइलैंड को। ये है उंगावा, UNGAVA, उंगावा पेनिनसुला है। तो उंगावा को अलग करती है बैफिन से। ये है हमारी हडसन स्टेट। साथ ही साथ आप देख लेते हैं बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट हमने बात की थी जब हम पॉलिटिकल मैप कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ भी हमने बेरिंग स्टेट के बारे में बात की थी, क्योंकि यही अलग करती है। ये भी स्टेट है, नैरो वाटर बॉडी है। तो ये रसिया को अलग करती है USA से, या यूँ कह ले रसिया को अलास्का से अलग करती है। साथ ही साथ जोड़ती किसको है, इधर रहा चुकुची सी और नीचे क्या है, बेरिंग सी। तो चुकुची सी को बेरिंग सी से कनेक्ट करती है हमारी यही बेरिंग स्टेट। या फिर यूँ क्वेश्चन हो कि आर्कटिक को पैसिफिक से कनेक्ट करती है, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है चुकुची। आर्कटिक का पार्ट हो गया चुकुची और बेरिंग पार्ट हो गया किसका, पैसिफिक का। तो ये रही। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी इसी बेरिंग स्टेट से ही पास होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही साथ हमने बताया था यहाँ पे एक आइलैंड भी है, दो आइलैंड हैं डायमोडे, तो उसी के बीच से ये बेरिंग स्टेट की जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पास होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस देखी जाए तो एक USA के पास है और एक है जो रसिया के पास आइलैंड
तो अगर देखी जाए तो मिनिमम लगभग 3 किलोमीटर के करीब ही है डिस्टेंस यूएसए और रसिया के बीच की। तो ये पॉलिटिकल मैप में देख लेना, वहाँ हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। तो ये हो गई हमारी बेरिंग स्टेट। ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये रहा मैक्सिको, ये देख रहे हैं हमने अभी डिस्कस भी की थी ऊपर सैन एंड्रियास फॉल्ट। साथ ही साथ ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये है एक पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला है अभी हम लोग देखते हैं। तो ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको में। ये जो पेनिनसुला है इसको बोला जाता है बाजा पेनिनसुला, BAJA, बाजा पेनिनसुला। तो ये बाजा पेनिनसुला, उसके बगल में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और ये मैक्सिको स्टेट, मैक्सिको कंट्री। तो ये है बाजा पेनिनसुला, याद रखना आप लोग। अगला हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे ग्रेट लेक्स। कनाडा की कुछ लेक्स हैं और जो 5 लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के बीच, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते रहते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।